नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। सबसे पहले आप सभी को और आप सभी के पूरे परिवार को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि हम आप लोगों को एक दिन बाद यानी आज 2 जनवरी 2024 है, ठीक है। आज हम आप लोगों को विश कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा सा जुकाम हो गया था इसलिए, ठीक है। तो चलिए आप सभी को फिर से इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज़ों का ध्यान रखिए कि इस नव वर्ष में आप लोगों को बेहतर से बेहतर करना है, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रयास करना है, क्योंकि जो वर्ष बीत गया वो जीवन में कभी नहीं आएगा। इसीलिए इस वर्ष आप लोगों को मेरे सामने संकल्प लेना होगा कि इस वर्ष एक नया स्ट्रेटजी के साथ, नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ इस वर्ष पूरा फोकस करके मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि हम लोग मतलब निम्न परिवार से, मिडिल परिवार से आते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि इस वर्ष का उपयोग इतना बेहतर तरीके से कीजिए। जो वर्ष बीत गया बीत जाने दीजिए, लेकिन वर्तमान का उपयोग बेहतर तरीके से कीजिए। आप देख सकते हैं, आप मतलब स्टूडेंट लाइफ में हैं, स्टूडेंट का लाइफ, गरीब परिवार, मजदूर, रिक्शा वाला, जो निम्न कोटि का काम करने वाले हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, कोयला खदान में काम करने वाला मजदूर, इन सब के लाइफ में कभी नव वर्ष नहीं आता है। अगर स्टूडेंट लाइफ में, इस मजदूर परिवार के लाइफ में अगर नव वर्ष एक दिन खुशी से मना भी लिया जाता है ना, तो अगले दिन इसकी भरपाई स्टूडेंट कम खा के करता है, मजदूर गरीब परिवार में कम खा के करना पड़ता है अगर एक दिन उत्साह से ज़्यादा खर्च कर दिया जाता है तो। इसीलिए इस गटर से बाहर निकलना है, इस परिस्थिति को सुधारना है, अपने परिवार को सुधारना है। इसलिए पूरा फोकस करके मेहनत करना होगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। डेली बाय डेली स्टूडेंट लाइफ में क्या लाइफ है, डेली वही एक ही चीज़ें, डीबीसी खाओ, टिफ़िन का खाना खाओ। टिफ़िन का खाना इतना जहर होता है, आप लोगों को पता है कि कितना घटिया तेल से उसको बनाया जाता है, छाँक के। मतलब जहर तो एक दिन में इंसान को मार देता है, लेकिन टिफ़िन का खाना डेली बाय डेली धीरे धीरे इंसान को मारता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब करता है, मतलब कैल्शियम की कमी होता है, मतलब बहुत आँख की रोशनी चला जाता है इन सब खाना खाते खाते, ठीक है। कब तक ये सब चीज़ें झेलते रहिएगा, बाल झड़ जाता है, मतलब बहुत सारी समस्याएं ये सब ज़िंदगी में, ठीक है। इसीलिए आपको पता है कि आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। मजदूर गरीब परिवार से हैं, अगर कुछ नहीं होगा लाइफ में तो वही मजदूरी करना पड़ेगा, ईंटा ढोना पड़ेगा, कोयला खदान में काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, धक्के खाना पड़ेगा ट्रेड में। अगर इन सब लाइफ से बचना है ना, ठीक है, क्या करना है, आप जब पढ़ने का मन नहीं करे ना आपको, आप यही सोचिएगा कि अगर यहाँ अभी नहीं पढ़ेंगे ना, बाद में वही फैक्ट्री में काम करेंगे, ईंटा ढोएंगे। उससे तो बेहतर है ना, इस ठंड में, बरसात में, धूप में, चाहे परिस्थिति जो भी रहे, मजदूर आदमी जाके हर मौसम में काम करता है। और हम लोगों को क्या करना है, रूम में बैठ के कंबल ओढ़ के पढ़ना है, लिखना है, उसी से तो इतिहास रच सकते हैं। लेकिन एक मजदूर रात दिन, रिक्शा चलाने वाला रात दिन, कोयला खदान में काम करने वाला रात दिन काम करेगा ना, फिर भी वो इतिहास नहीं रचेगा। लेकिन आप लिख के इतिहास रच सकते हैं, पढ़ के इतिहास रच सकते हैं। इसीलिए आज से आप लोग संकल्प लीजिए कि अपने परिवार का हालत को संभालना है, बेहतर बनाना है, इस जनरेशन को सुधारना है, तो पढ़ना पड़ेगा। परिस्थिति जो भी आए, आज से संकल्प लीजिए कि हम प्रतिदिन रूटीन बना लेंगे। कुछ नहीं, एक ही सब्जेक्ट मेरा मन में है कि हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है ही, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, डेली एक क्लास करेंगे हम, इसका नोट्स बनाएंगे, एकदम रूटीन बना लीजिए कि नोट्स बनाएंगे हम प्रतिदिन। हिस्ट्री क्लास करेंगे, डेली 2 क्लास कम से कम कीजिए, हिस्ट्री का 1 क्लास करेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे। आदत डालिए, आधा घंटा ही अखबार पढ़िए, 1 घंटा ही, जो भी अखबार हो आपका, रूटीन बना लीजिए, ठीक है, कि अखबार पढ़ेंगे। चाहे दैनिक जागरण पढ़िए, राष्ट्र संस्करण का बहुत अच्छा अखबार है, ठीक है, डेली पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें सीखने मिलेगा, ठीक है। आप 3 महीना मेरे बातों पे संकल्प लेके, आज मेरे सामने आप लोग संकल्प लीजिए और संकल्प लेके कसम खाइए आज के बाद से कि डेली मेहनत करेंगे,
ठीक है, डेली मेहनत करेंगे 3 महीना में। जैसे ज्योग्राफी ख़त्म होगा ना आपका 2 से 3 महीना में, हिस्ट्री ख़त्म होगा ना, उसके बाद आपको इतना अच्छा फीलिंग्स आएगा, इतना मेहनत करके आपको लगेगा मेरा ज़िंदगी में नया ज़िंदगी मिल गया हमको। इसीलिए और आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप अभी मेहनत करके, ज़बरदस्त मेहनत करके ज़िंदगी को बदल सकते हैं, न तो वही जो फैमिली परिवार करते आ रहा है, खेती गृहस्थी कोयला खदान में मजदूरी, यही करना पड़ेगा। इसीलिए इससे बचना है ना, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आज से संकल्प लीजिए, कुछ नहीं, डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2-2.5 घंटा ज्योग्राफी में देना है, कम से कम 4 से 5 घंटा, परिस्थिति जो भी रहे, ठीक है। बस थोड़ा तबीयत खराब हो जाए तो रेस्ट कर लिया कीजिए, घर में कोई विशेष समस्या हो जाए तो रेस्ट कर लिया कीजिए, बाकी हर चीज़ों को त्याग दीजिए। अगर आने वाला नव वर्ष को ठीक से मनाना है ना, ठीक है, जो भी आपका टारगेट है 24, 25, 26 जो भी है, ठीक है, आने वाला नव वर्ष को ठीक से मनाना है। इस परिस्थिति से, इस गटर से, हर वर्ष वही नव वर्ष मनता है, कुछ नहीं। देखिए बहुत सारे लोग हैं नव वर्ष मनाने के लिए विदेश जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते, और हम लोग इसी गटर में पड़े हुए हैं। एक दिन एक्स्ट्रा मतलब जो भी है बना के खा लेते हैं तो उसकी भरपाई कम खा के अगले दिन करना पड़ता है, या किताब कॉपी कम खरीदना पड़ता है। ये हालत है, चाहे मतलब रिक्शे वाला का हो, चाहे जो भी हो, आप जहाँ से भी हैं, जैसे भी हैं, गरीब परिवार का ही है तब तो जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, नहीं तो अडानी अंबानी का बेटा तो चाहता नहीं है। इसीलिए आज से संकल्प लीजिए कि डेली बाय डेली पढ़ेंगे। देखिएगा आपके जीवन में 3 महीना रूटीन फॉलो कीजिए, उसके बाद हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान है। ईंटा ढोना क्या आपको क्या लगता है? ईंटा ढोने से तो अच्छा है ना कि हम लिख के कंबल ओढ़ के आराम से पढ़ रहे हैं। यही चाहिए, ठंड में कोई ईंटा ढो रहा है, कोई कोयला खदान में काम कर रहा है, तब तो आप कपड़ा पहने हुए हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तब तो आप खा रहे हैं। वो चीज़ें कहाँ से आया है? बन के आया है, कोई काम कर ही रहा है। वो काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है, इसीलिए मेहनत करना है। संकल्प लीजिए कि परिस्थिति जो भी हो हम कंबल ओढ़ के पढ़ेंगे, ठीक है। गर्मी रहेगा पंखा लगा के पढ़ेंगे, चाहे पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम पढ़ के ही अपने परिवार को बेहतर बना सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए और डेली आप अपना रूटीन बना लीजिए। डेली 1 क्लास करना है, उसका नोट्स बनाना है, नोट्स बना के फिर इसका रिवीजन करना है, फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री क्लास करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन कर, अखबार पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है उसको एक कॉपी में लिखना है डेली। उसके बाद आदत डालिए कोई बुक पढ़ने का, अच्छा बुक पढ़ने का आदत डालिए अपने आप में, ठीक है। लोगों से अच्छे से बात कीजिए, दुनिया क्या करता है कोई मतलब नहीं, अपना आदत को सुधारिए। आप जो भी काम करते हैं ना, ईमानदारी से कीजिए, इतनी ईमानदारी दिखाइए उस काम के प्रति ना कि वो आपका मतलब आदर्श बन जाए। एक समय में ऐसा होगा ना कि वो सब्जेक्ट आपको आदर्श बना देगा, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ें ध्यान में रखिए और इसको फॉलो कीजिए। 2-3 महीना में बहुत सुधार आ जाएगा, ठीक है। कोई दुनियादारी किसी से मतलब नहीं, अभी ये उम्र है मेहनत करने का, मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए इस वर्ष का उपयोग बेहतर तरीके से कीजिए। आप सोचिए ना, हमारे जीवन में अब कभी 2023 आएगा क्या? नहीं आएगा 2023। और इस वर्ष भी ऐसे ही आज देखिए 1 से 2 तारीख हो गया, पता भी चला क्या? नहीं चला। और ऐसे 24 बीत जाएगा। इसीलिए संकल्प लीजिए, एक परिस्थिति जो भी हो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर भी दलित परिवार से था जिसमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनको पता था कि हम पढ़ के ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक समय ऐसा आया कि अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, ठीक है, और भारत का संविधान लिख दिए। एक समय था कि निम्न जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, एक समय ऐसा आया कि उसी निम्न जाति का बच्चा पूरे भारत का संविधान लिखा और उसी से भारत चलता है। ऐसा करके दिखाना है, ठीक है। ये तभी होगा जब अपने दिल में आग लगेगा, पढ़ने के प्रति आग लगेगा। आदत लगाइए, डेली एक कुछ कहानी उल्टा लीजिए, प्रेमचंद्र का किसी का भी कहानी एगो पढ़ना है 10 मिनट।
देखिएगा पढ़ते पढ़ते 365 दिन में आप 365 कहानी पढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा 10-10 मिनट में। प्रेमचंद्र का छोटा छोटा कहानी है, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा डेली बाय डेली। आराम से हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, एगो कहानी का बुक जरूर पढ़िए आप लोग, ठीक है। हम ही बीच बीच में कहानी पढ़ते रहते हैं। एक बुक हमको मिला था शिव खेड़ा का, देखिए मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। ये बुक पढ़े, बहुत एनर्जी दिया, ये हमको अच्छा लगा पढ़ने में। आप लोगों को अगर लगेगा तो पढ़िएगा, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमको अच्छा लगा था इसलिए बोले। कभी गांधी जी का बुक पढ़िएगा, देखिए सत्य के प्रयोग, बहुत अच्छा बुक है ये, पढ़िएगा बहुत चीज़ें। तो मतलब आदत डालिए अपने आप में कि 2 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, एक कोई बुक लेके पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, डेली ये चीज़ें रूटीन फॉलो होना चाहिए। चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, ये रूटीन आपका फॉलो होना चाहिए। परिस्थिति जो भी हो, डेली किताब पढ़ेंगे, एक ही कहानी पढ़ेंगे, आधा घंटा ही पढ़ेंगे, आधा घंटा करके 365 दिन में कितना घंटा पढ़ लीजिएगा। और 365 दिन के बाद जब आप उठिएगा ना, लगेगा कि हम नई दुनिया में प्रवेश कर गए, ठीक है। सफलता मतलब कि खींचने से नहीं मिलेगा, सफलता मेहनत करने से मिलेगा। आप एक मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको खींच लेगा। आपको सफलता के खींचने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपको सफलता खींचेगा। ये चीज़ें करना है, ठीक है। इसीलिए 2024 बर्बाद नहीं जाना चाहिए। 365 दिन का उपयोग, अब तो 1 दिन 2 दिन चला गया, ठीक है। और आपको ये वीडियो 3 जनवरी को मिलेगा, 1 दिन बाद मिलेगा। आज 2 जनवरी है, आपको 3 जनवरी को मिलेगा। इसीलिए आज से संकल्प लेना है कि डेली पढ़ाई करना है। जहाँ दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एकदम रूटीन बनाना है कि डेली 2 सब्जेक्ट, जो जैसे ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री, फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। बुक एक डेली पढ़िए, कुछ कहानी पढ़िए, एक नोट्स डायरी बना लीजिए पतला सा कॉपी में, उसमें नई नई चीज़ों को लिखिए डेली। 2 ही वर्ड डेली लिखिए, नहीं लिखने से बेहतर है कि 2 ही वर्ड डेली लिखिए। देखिएगा 365 दिन में कितना वर्ड हो जाएगा आपके पास। नई नई चीज़ों को लिखिए, देखिएगा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, ठीक है। जैसे बुक में कुछ चीज़ें मिल जाएगा, उसको लिख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। और 1 दिन में आपका ऐसा होगा कि आपका डायरी भर जाएगा। इस प्रकार से एक डायरी बना लीजिए, हर चीज़ें हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। हम नोट करते हैं किसी भी चीज़ का, तब जाके हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ों को फॉलो कीजिए। एक डायरी, कोई भी एक कॉपी ही ले लीजिए पतला जैसा, हमको डेली पढ़ना है, नोट्स बनाना है। कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम सुबह ही पढ़ेंगे, शाम में, जब भी दिन भर में हमको क्या करना है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, एगो बुक पढ़ना है, एक कहानी। धीरे धीरे देखिएगा आपके जीवन में। देखिए प्रेमचंद्र की बहुत सारी कहानी आता है, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए प्रेमचंद्र की ये सब सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, इस सब प्रकार का, ये कायाकल्प तो नॉवेल है। इस प्रकार से इसमें 50-60 कहानी आता है, ठीक है, ले लीजिएगा। इसमें छोटा छोटा कहानी है, पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, नया नया चीज़ें सीखने मिलेगा समाज के बारे में, ठीक है। बहुत सारी किताब आती है, पतला सब किताब, जिसके बारे में भी आपको पढ़ना हो, ठीक है। कभी मन किया भगत सिंह के बारे में, कभी गांधी जी के बारे में, कभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, पतली पतली किताब आता है, ठीक है। मेरे पास सारा रखा हुआ है, और नई नई चीज़ें सीखने मिलेगा आपको। 2024 का उपयोग आप लोग ऐसे करिएगा, बुक पढ़ने का आदत डालिए, नई नई चीज़ों को नोट करने का आदत डालिए। भगत सिंह क्या कहे थे, गांधी जी क्या कहे थे, उसको नोट कीजिए। सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहे थे, उनकी बातों को नोट कीजिए, डायरी बनाइए। देखिएगा एक समय में आपका विचार से वो डायरी भर जाएगा, और वो विचार आपके दिल में आ जाएगा, ठीक है। और आप एक नई ऊर्जा के साथ, तो आपकी शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए। आप लोग आज संकल्प लीजिए कि डेली ऐसा करेंगे। चाहे नहीं मिलेगा टाइम किसी दिन, 5 मिनट ही किताब पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे। हाँ, अब संडे को मन किया नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। किसी दिन मतलब परिस्थिति ठीक नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हर चीज़ों को त्याग देना है। न तो हमारे जीवन में दिवाली है, न होली है, न नव वर्ष है। हमारे जीवन में नव वर्ष, होली, दिवाली तब आएगा जब हम सफल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को कसम खाना है आज, और ये चीज़ें डेली करना है। डेली 2 सब्जेक्ट, एक बुक पढ़ना है, उसके विचारों को लिखना है, ठीक है। उसके विचारों को क्या करना है, लिखना है, नोट करना है। एक दिन आपका डायरी विचार से भर जाएगा,
अब वो डायरी आपके जीवन का मतलब लगेगा कि जब जब उसको पढ़िएगा उल्टाइएगा ना, आपको एनर्जी मिलेगा कि वो लोगों ने कितना मेहनत किया है। ठीक है, कुछ आपको जब इंटरेस्ट है, शायरी लिखिए, अच्छी अच्छी बातों को, शायरी का मतलब हो गया अच्छी अच्छी शायरी को लिखे जो आपको मोटिवेशन दे अंदर से। ठीक है, यही आपको आगे लेके जा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। मजदूरी करने से बचना है, रिक्शा चलाने से, कोयला खदान में काम करने से, फैक्ट्री में धक्का खाने से, ट्रेन में धक्का खाने से बचना है ना, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही ऑप्शन है। नहीं तो आने वाला जीवन में आपको पता है कि कितना कंपटीशन होने वाला है। इसीलिए कुछ नहीं करना है, रात दिन पढ़ाई में लगाना है। अभी किसी से कोई चीज़ें नहीं, मतलब नहीं अभी। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। ठीक है, 2024 को बर्बाद नहीं होने देना है। आप लोग आज लिख लीजिएगा अपना रूम में जहाँ भी रहते हैं, 2024 को बर्बाद नहीं जाने देंगे। लिख के बड़ा पोस्टर टांग लीजिए अच्छे तरीके। आपको जो विचार में आता है 2024 के लिए लिख लीजिए कि डेली 2 सब्जेक्ट अखबार बुक पढ़ना है। ठीक है, उसके विचारों को नोट करना है। बस आप 3 महीना फॉलो करके देखिए, 3 महीना में आप में कितना चेंजिंग आएगा। उसके बाद आप खुद कहिएगा कि सर आप बहुत अच्छा बात बोले थे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को 2024 के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका बेहतर उपयोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू 2024 के लिए। अब हम लोग बात करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना का महत्व। ठीक है, चलिए भाई अगर कि कोई बुरा बात अगर निकल गया होगा तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, जो भी हैं हमारे भाई बहन बंधु जो भी हैं, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे भारत की भूगर्भिक संरचना का महत्व, और हम लोग इसमें पढ़ लिए थे आर्कियन संरचना, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, 4 पढ़ लिए थे और 4 बचा हुआ था। उसमें हम लोग गोंडवाना संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए फटाक से और लिखिए गोंडवाना संरचना के बारे में। गोंडवाना संरचना के बारे में लिखिए कि गोंडवाना संरचना प्रायद्वीपीय पठार के बृहद क्षेत्र में पाई जाने वाली कोयला प्रधान संरचना है। गोंडवाना संरचना प्रायद्वीप भारत के बृहद क्षेत्र में पाए जाने वाली कोयला प्रधान संरचना है। नहीं लिख पाइएगा तो आपके पास वीडियो है, रोक के लिखता रहना है। ठीक है, कोयला प्रधान संरचना है। यहाँ लगभग 98% कोयला पाया जाता है। अतः यह जीवाश्म ऊर्जा प्रधान संरचना है। अतः यह जीवाश्म ऊर्जा प्रधान संरचना है। अब आप लोग फिर से मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसकी उत्पत्ति या इस संरचना की उत्पत्ति कार्बोनीफेरस काल से प्रारंभ हुई या कार्बोनीफेरस काल में प्रारंभ हुई, जो पर्मियन तथा जुरेसिक काल तक होती रही। इसकी उत्पत्ति कार्बोनीफेरस काल में प्रारंभ हुई जो पर्मियन तथा जुरेसिक काल तक होती रही। ठीक है, तो देखिए हम बोले कि जो गोंडवाना संरचना है ये प्रायद्वीप भारत के वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। प्रायद्वीप मतलब जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो ये हो गया प्रायद्वीप भारत। तो प्रायद्वीप भारत के वृहद मतलब बड़े भूभाग में पाया जाता है ये क्षेत्र। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है, इसकी उत्पत्ति कब से कब तक हुई है, तो हम आपको बोले इसकी उत्पत्ति जो है कार्बोनीफेरस काल में प्रारंभ हुई। कार्बोनीफेरस काल में प्रारंभ हुई और कार्बोनीफेरस काल से लेके इसकी उत्पत्ति पर्मियन और जुरेसिक काल तक होती रही। जुरेसिक काल तक होती रही। ठीक है, जुरेसिक काल तक होती रही, लिख लिए। अब देखिए हम आपको बोले कि ये कौन सा प्रधान कोयला है, ये कोयला प्रधान संरचना है। ये कोयला प्रधान संरचना है और भारत का लगभग 98% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। ठीक है, भारत का लगभग
98% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। देखिए हुआ ये था कि जो कार्बोनिफेरस काल है, इस काल में इस क्षेत्रों में जो है, इस क्षेत्रों में बृहद मात्रा में बड़ी बड़ी, ठीक है, बृहद मात्रा में बड़ी बड़ी वनस्पति का निर्माण हुआ, ठीक है, कार्बोनिफेरस काल में। तो कार्बोनिफेरस काल कब, हम आपको बतले थे प्री पैलियोजोइक को 2 भागों में बांटे, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, और पैलियोजोइक को 6 भागों में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो इसी में आ जाएगा कार्बोनिफेरस न, 5वां वाला कार्बोनिफेरस। मेसोजोइक में आएंगे ट्रेसिक, जुरेसिक, क्रीटेशियस। तो इसका मतलब पैलियोजोइक से लेके मेसोजोइक तक आप लोग वहां पे लिस्ट को मिलाइएगा और लिंक कीजिएगा निकाल के, ठीक है, मिला के लिंक कीजिएगा उसको, ठीक है। तो पैलियोजोइक आएगा और मेसोजोइक आएगा। मेसोजोइक में ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रीटेशियस है, तो यहीं पे सेकेंड वाला इसका आ जाएगा जुरेसिक। तो इसका सेकेंड और इसका 5वां से लेके, तो इसका 5वां, छठा, और ये 3 काल में हुआ है। इसका 5वां, छठा और इसका दूसरा तक, ठीक है, इसका दूसरा तक हुआ है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है। तो माना जाता है कि कार्बोनिफेरस काल में जो है इस क्षेत्रों में बड़ी बड़ी विशाल विशाल पेड़ पौधा का मतलब उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। और वो जो पेड़ था उसका नाम देखिए, उसका नाम याद रखिएगा। उसमें मुख्य रूप से जो था उसमें उसकी प्रजाति पूछा जाता है ग्लोसप्टिरस, ग्लोसप्टोरिस फ्लोएम, ठीक है, ग्लोसप्टोरिस फ्लोएम, ठीक है। एक है टेलीफाइलम, इधर लिखते टेलीफाइलम, ये मुख्य रूप से था टेलीफाइलम फ्लोएम। ये जो है ना वनस्पति की प्रजाति है, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ये माना जाता है कि कार्बोनिफेरस काल में इस क्षेत्रों में बड़े बड़े घने जंगल की उत्पत्ति हुई कार्बोनिफेरस काल में। उसमें जो उसकी मुख्य रूप से जो वनस्पति की प्रजाति थी ग्लोसप्टोरिस फ्लोएम और टेलीफाइलम फ्लोएम, ठीक है। फ्लोरा होता है, फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा हुई थी। और उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये पेड़ पौधा क्या हुआ, उसके नीचे दबने से, उसके दब चप जाने से लाखों करोड़ों वर्ष बाद, इसके दब चप जाने से लाखों करोड़ों वर्ष बाद क्या हुआ, इस क्षेत्रों में यही पेड़ पौधा कोयला में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यही पेड़ पौधा क्या हो गया, कोयला में परिवर्तित हो गया, ठीक है। ये पेड़ पौधा कोयला में परिवर्तित हो गया। और वर्तमान में जो यही कोयला को अगर हम देखते हैं, मुख्य रूप से इसका जो भंडार पाया जाता है कहाँ कहाँ, तो इसी को फिगर में आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद फिगर बना लीजिएगा, आप लोग फिगर बना लीजिए। यही अभी जो पाया जाता है ये 3 नदी घाटी में, एक तो दामोदर नदी घाटी, महानदी ब्रह्मणी घाटी, ये गोदावरी नदी घाटी, तो 3 नदी घाटी में इसको बना लीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी। उसके बाद ये वाला हो जाएगा आपका सोन ब्रह्मणी घाटी। ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी घाटी, ठीक है। यही क्षेत्रों में ये विस्तार है इसका, कोयला का जो विस्तार है मुख्य रूप से इसी क्षेत्रों में। भारत का लगभग 98-95% कोयला इसी क्षेत्रों में पाया जाता है, पूरे भारत का, ठीक है। सर्वोत्तम कोटि का भी कोयला पाया जाता है। आगे फिर आपको बताएंगे ही, जब इसी में जाएंगे डीप में तो जगह का भी नाम बताएंगे मुख्य रूप से। अभी इसी को लिख लीजिएगा, ठीक है, अभी इसी को लिख लीजिएगा।
कोयला प्रधान संरचना है। इसी में आप लोग लिख लीजिएगा ये जीवाश्म ऊर्जा प्रधान संरचना भी है, क्योंकि इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म ऊर्जा प्रधान संरचना, ऊर्जा प्रधान संरचना है ये, ठीक है। ये भी क्योंकि इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म मतलब हो गया नमी पाया जाता है उसमें, ठीक है। नमी में जो है छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसलिए उसको जीवाश्म संरचना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए इसका महत्व तो लिख लीजिए अब आप लोग, इसका महत्व तो क्या है, गोंडवाना संरचना का महत्व क्या है। अब कोयला का उपयोग किस में होगा, कोयला का उपयोग किस में होगा, तो कोयला का उपयोग जो है सबसे पहले बिजली उत्पादन करने में होगा, और भारत का लगभग 50% बिजली जो है कोयला से उत्पादित होता है, ठीक है, 50% लगभग। दूसरा जो लौह इस्पात उद्योग है उसमें इसका उपयोग होगा, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग जो चलाने के लिए कोयला का इस्तेमाल होता है ना, उसको मतलब गलाने के लिए कोयला का इस्तेमाल होता है। तो भारत का लगभग 98% कोयला जो है, 95 से 98% कोयला इसी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, तो इसका महत्व है कि इसका उपयोग होता है बिजली में, इसका उपयोग होता है बिजली बनाने में, ठीक है, बिजली बनाने में। भारत का वर्तमान में 50% बिजली कोयला से बनाया जाता है। दूसरा लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और देखिए भारत में इतना कोयला पाया जाता है, फिर भी भारत कोयला जो है आयात करता है दूसरे देश से, ठीक है, हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ना भारत सरकार अभी क्या किसमें ज़्यादा मतलब जोर दे रही है, अभी ज़्यादा जोर दे रही है सीएनजी में, मतलब बायोगैस में। जो गाड़ी अब देखिए, अब टोटो हो गया, बाइक हो गया, हर चीज़ें अब देखिए बैटरी वाला आ गया है, सोलर पैनल वाला आने लगा है हर चीज़ें ना, जिसका उपयोग जैसे कि पंखा सोलर से चलने वाला आ गया है, बहुत चीज़ें सीएनजी से चलने लगा है, बैटरी से चलने लगा है, इसी कारण से, ठीक है। पेट्रोलियम की कमी है भारत में। दूसरा कोयला की भी धीरे धीरे मतलब उसका खाद्यान्न तो सीमित है ना, वो धीरे धीरे तो ख़त्म होता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी बिजली बनाने में, यानी कि लिख लीजिएगा साइड में, विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। अब भारत का लगभग 50% विद्युत जो है किससे, कोयला से बनाया जाता है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। आप लोग इस प्रकार से शॉर्ट में भी इसको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, अपने कॉपी को ठीक से सजा लीजिएगा। अब गोंडवाना संरचना के बाद हम लोग बच गया दक्कन संरचना, दक्कन ट्रेप। चलिए दक्कन ट्रेप को देख लीजिए। देखिए दक्कन ट्रेप, लिखिए दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप संरचना प्रायद्वीप पठार की एक प्रमुख संरचना है, प्रायद्वीप पठार की एक प्रमुख संरचना है, जो भारत का लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत का लगभग प्रायद्वीप भारत का 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, ठीक है। दक्कन संरचना इस क्षेत्रों में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रायद्वीप भारत लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, तो उसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल लगभग दक्कन ट्रेप से विस्तृत है, ठीक है। कहीं कहीं 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है, विस्तृत है। यह बेसाल्ट संरचना का क्षेत्र है। आप लोग लिखिए दक्कन ट्रेप संरचना प्रायद्वीप पठार की एक प्रमुख संरचना है, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यहाँ तक हो गया। यह बेसाल्ट संरचना का क्षेत्र है, लिखिए यह बेसाल्ट संरचना का क्षेत्र है, जिसकी उत्पत्ति, देखिए इसकी जो उत्पत्ति हुई है, लिखिएगा जिसकी उत्पत्ति अंतिम क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुई है। अंतिम क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुई है। अंतिम क्रीटेशियस काल, अंतिम क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुई है, ज्वालामुखी
मुखी उद्गार के कारण, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुई है। अब देखिए हुआ ये था, इसको समझिए थोड़ा सा। जो क्रिटेशियस काल है, क्रिटेशियस मेसोजोइक काल में होगा, ट्रेसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, इसको 3 भागों में बांटे हैं ना, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। और क्रिटेशियस का भी अंतिम काल माना जाता है कि भारत में ना भूकंप आया था और उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा था। उस भूकंप के कारण जो है, मतलब भूकंप के कारण क्या हो गया कि भारतीय प्लेट पर दरार पड़ गया, ठीक है। भारतीय प्लेट पर भूकंप में विस्थापित और दरार, मतलब यहाँ भूकंप जब आया तो उसका झटका इस गुजरात के इस क्षेत्रों में पड़ा, ये वाला क्षेत्र, ये ऐसे करके गुजरात है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा उसका मतलब केंद्र था उसका वहाँ पे। और उस भूकंप के कारण फिर भारत के उस गुजरात वाला जो भाग है वहाँ दरार पड़ा, और उस दरार से कहा जाता है मेग्मा निकला, ठीक है, यानी आग निकला। वो मेग्मा जो है निकल के वो लावा पूरे क्षेत्रों में फैल गया, ठीक है, ये पूरे क्षेत्रों में फैल गया। जहाँ जहाँ ये फैला उसी को दक्कन ट्रैप संरचना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्कन ट्रैप पूरे भारत पर प्रायद्वीप भारत में नहीं है। जहाँ जहाँ ये संरचना, मतलब वो दरार जो है, वो आग जो है फैला, मतलब ज्वालामुखी का जो लावा है वो फैला, वो संरचना दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। अभी हम लिखाएंगे कौन कौन सा क्षेत्र आता है, ठीक है, वही संरचना दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ज्वालामुखी उद्गार से हुई है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार से हुई है। इसकी आकृति सोपानाकार आकृति में थी ये, ठीक है। अब देखिए इसका विस्तार को, अब देखिए कहाँ कहाँ है, तो इसका भी विस्तार को देखिए। अब विस्तार, अब लिखिए विस्तार। विस्तार देखिए, थोड़ा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। सब क्योंकि यहाँ का यूज होगा ना, तो देखिए इसका जो विस्तार है ना, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र, ये पूरा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र को ले लीजिए आप, ये महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र में ये लावा फैला यहाँ से निकल के, प्लस में ये जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप इसको कहते हैं, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में ये लावा फैला हुआ है। दूसरा ये जो मालवा का पठार है यहाँ पे, ये मालवा का पठार जो है इसी से निर्मित हुआ है, मालवा का पठार। और दक्षिण में 2 क्षेत्र पड़ता है, एक तो तमिलनाडु में और एक पड़ता है आपका मतलब कर्नाटक में। कर्नाटक में यहाँ पे एक क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पे, और एक तमिलनाडु में कोयम्बटूर, ठीक है। तो आप सबका नाम लिख लीजिए। इसका विस्तार एकदम मतलब सिंपल तरीके से लिखना। ये वाला हो गया मालवा का पठार, ये वाला हो गया मालवा का पठार, ये वाला हो गया काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप। आप लोग लिखिएगा पूरा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी, 3 तरफ से, ठीक है। ये वाला जो हो गया ना, ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये वाला जो है ना, ये कर्नाटक में पड़ता है, ये बेंगलोर, बेंगलोर, और कर्नाटक का एक मैसूर में भी, मैसूर और बेंगलोर। पहले कर्नाटक का नाम मैसूर ही था, कर्नाटक में है ये जगह। ये वाला कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, ठीक है, कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में है, TN तमिलनाडु, ठीक है, कोयम्बटूर। आप लोग को राइटिंग तो समझ में आता है ना? नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस क्षेत्रों में इसका विस्तार है, एकदम साफ सुथरा लिख देना है, कहीं कुछ नहीं, ठीक है। साफ सुथरा तरीके से इसका विस्तार यहाँ है, ठीक है, दक्कन ट्रैप का। अब देखिए इसका महत्व क्या है। अब ये जो लावा से निर्मित है ना, तो उसका जो चट्टान बना, उस चट्टान का उपयोग सड़क निर्माण में होता है, उस चट्टान का उपयोग भवन निर्माण में होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग भवन निर्माण में, इसका उपयोग सड़क निर्माण में, लिख लीजिएगा आप लोग इसको।
जो इस संरचना का जो महत्व है, महत्व में लिखिए, महत्व, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग महत्व में। इसका ये जो मतलब लावा से निर्मित है तो वो चट्टान है, जो उसका पत्थर कंकड़ है उसका निर्माण सड़क निर्माण में होता है, भवन निर्माण में होता है, सड़क निर्माण में, सड़क निर्माण में इसका उपयोग, भवन निर्माण में इसका उपयोग, भवन निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, भवन निर्माण में इसका उपयोग। हाँ, इसमें याद रखिएगा यहाँ पे बॉक्साइट खनिज का भंडार पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें को ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्रों में बॉक्साइट खनिज का भंडार पाया जाता है, बॉक्साइट खनिज का भंडार पाया जाता है, बॉक्साइट खनिज का भंडार पाया जाता है। इस बॉक्साइट खनिज का जो उपयोग है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो एल्युमिनियम उद्योग में, मतलब एल्युमिनियम उद्योग के विकास में इसका उपयोग होता है, बॉक्साइट खनिज का, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम उद्योग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेगा इसमें बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है सड़क निर्माण में, भवन निर्माण में होता है। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में, इसका वो एल्युमिनियम समझ रहे हैं ना आप लोग, जो मतलब कुकर वगैरह, जो कढ़ाई वगैरह बना हुआ रहता है एल्युमिनियम का, जिसको सिल्वर कहते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, दूसरा चीज़ें इसका और एक महत्व क्या है, यही मतलब जो इसका क्या हो गया है, ये जो लावा से निर्मित जो चट्टान है, ये चट्टान अब ये इसमें छेपन हो गया है। ठीक है, ये जब ये छेपित हो गया है एक सेकंड, मतलब हाँ, हम बता रहे थे, हाँ, ये क्या हो गया, ये जो चट्टानी संरचना है इसमें अपक्षय के कारण, अपक्षय मतलब हम बताए थे कि मान लीजिए कि ये चट्टान हुआ, इसमें सूर्य का धूप पड़ा, फिर पानी पड़ गया, फिर बारिश पड़ गया, तो वो मतलब धूप के कारण पूरा मतलब पूरा वो गर्म हो गया, उसके बाद जब बारिश पड़ा तो फट गया, ऐसे करके वो अपक्षय हो गया, उसी को टूटना फूटना मतलब अपक्षय। तो अपक्षय के कारण, टूट फूट के कारण ये परिवर्तित हो गया, इसके नीचे लिखिएगा, हम इधर लिखते हैं, ये परिवर्तित हो गया काली मृदा में। ठीक है, ये किस में परिवर्तित हो गया, काली मृदा में। ठीक, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा। अब इस काली मृदा में, ठीक है, किस चीज का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है, इसीलिए काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, सॉरी, कपास का उत्पादन होता है इसमें। ठीक है, और आपको पता है कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र सफलतम उद्योग यही मुंबई में लगाया गया है। कब लगाया गया था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहीं पे आपका सूती, और यहाँ ध्यान रखिएगा भारत विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है, विश्व में सूती वस्त्र में कौन सा स्थान है, तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो दक्कन ट्रेप संरचना है, इसकी उत्पत्ति अंतिम क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार के कारण। ठीक है, ये बॉक्साइट खनिज के लिए जाना जाता है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, दूसरा याद रखिएगा ये काली मृदा में वर्तमान में परिवर्तित हो गया है, जो कपासी मृदा के नाम से जाता है, जिसमें भारत में सबसे, दुनिया में सबसे बेहतर कपास अमेरिका में होता है और दूसरे नंबर में भारत में होता है। ठीक है, भारत में बेहतर तरीके से कपास का उत्पादन होता है। ठीक, चलिए, और भारत का जो मैनचेस्टर है ये यहीं पे है, अहमदाबाद, यहाँ पे साबरमती नदी के किनारे है, यहाँ पे अहमदाबाद है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया क्लियर, दक्कन ट्रेप क्लियर। अब दक्कन ट्रेप के बाद टर्शियरी संरचना और क्वार्टनरी संरचना, हाँ अभी है टाइम। चलिए, अब टर्शियरी और क्वार्टनरी संरचना, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इधर हम मिटा देते हैं, एकदम ठीक तरीके से नोट्स बना लीजिए। आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा, एग्जाम देने से पहले मतलब रिपीट कर देना है एक बार।
चलिए अब हो जाएगा आपका टर्शियरी संरचना। ठीक है, टर्शियरी संरचना, टर्शियरी संरचना। ठीक है, लिखिएगा टर्शियरी संरचना। अब इसके बारे में लिखिए। टर्शियरी संरचना सीनोजोइक महाकल्प में निर्मित अवसादी परतदार संरचना है। अवसादी परतदार संरचना है। इसकी उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के विभिन्न युग में, इसकी उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के विभिन्न युगों में अवसादीकरण एवं निक्षेपण की प्रक्रिया से हुई है, एवं निक्षेपण की प्रक्रिया से हुई है। आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ठीक, हुई है। अब देखिए, अब टर्शियरी संरचना, अब टर्शियरी संरचना की उत्पत्ति कब हुई? सबसे पहले इसकी टर्शियरी संरचना की उत्पत्ति तो हम क्या बोले? सीनोजोइक, ये सीनोजोइक महाकल्प के विभिन्न युग में हुई है। तो इसकी उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प में हुई है। महाकल्प के विभिन्न युगों में, महाकल्प के विभिन्न युगों में हुई है। कैसे हुई है इसकी उत्पत्ति? तो अवसादीकरण न, अवसादीकरण के कारण हुई है और निक्षेपण के कारण। इसकी उत्पत्ति अवसादीकरण के कारण, अवसादीकरण एवं निक्षेपण के कारण हुई है, एवं निक्षेपण के कारण हुई है, एवं निक्षेपण के कारण हुई है। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो देखिए, टर्शियरी संरचना मतलब सेनोजोइक, टर्शियरी काल इसको कहते हैं। इसके विभिन्न, तो सेनोजोइक के कितने भागों में बांटे? 5 भागों में, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। तो इसी का विभिन्न भागों में, विभिन्न चरण में इस क्षेत्र का उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसका अगर हम विस्तार देखेंगे तो देखिए, इसमें थोड़ा मैप को बनाना पड़ेगा पूरे भारत का। देखिए इसका विस्तार पहले लिख दीजिए, इसका विस्तार, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो जल्दी से फटाक से मैप बना लीजिए आप लोग। चलिए, ये हो गया भारत का मैप। देखिए इसका जो विस्तार है ना, ये हिमालयी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ये जो हिमालयी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र, ये हिमालयी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में, प्लस में तटवर्ती क्षेत्र में, ये यहाँ से ये पूरे के पूरे तटवर्ती क्षेत्र, ये पूरे के पूरे तटवर्ती क्षेत्र में, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा का पूरा यहाँ विस्तार है। यहाँ इस क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई। और दूसरा, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोगों को बताए थे, ठीक है, ये सब तो आप लोगों को पढ़ा दिए हैं हम। अब आप लोगों को ये सब में दिक्कत तो होगा नहीं। इस क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ठीक है, इस क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अब देखिए, अब इसका महत्व लिख लीजिए, इसका महत्व। अब महत्व लिखिएगा सब समझ में आ जाएगा अभी आप लोगों को। ठीक है, अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा महत्व, इसका महत्व। ठीक, महत्व में लिखिए। इसमें क्या है? हिमालय क्षेत्र में टर्शियरी संरचना में चूना पत्थर के भंडार स्थित हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो हिमालयी क्षेत्र है, लिखिएगा आप लोग, हिमालयी क्षेत्र में टर्शियरी संरचना में चूना पत्थर के भंडार स्थित हैं। जो हिमालयी क्षेत्र है ना, उसका जो टर्शियरी संरचना है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भी टर्शियरी काल में ही हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे चूना पत्थर का भंडार है। जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ ध्यान रखिएगा, हिमालयी क्षेत्र में चूना पत्थर का भंडार है।
ठीक है, वहाँ से चूना निकाला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, चूना पत्थर है तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग लगाया जा सकता है, सीमेंट उद्योग न, सीमेंट उद्योग लगाया जा सकता है वहाँ पे। दूसरा लिखिए, जो पूर्वी हिमालय है, ठीक है, ये हिमालयी क्षेत्रों में तो चूना पत्थर है। जो पूर्वी हिमालय, ये वाला भाग पूर्वी हिमालय है, लिखेगा पूर्वी हिमालय में जहाँ चट्टान में अधिक वलन नहीं हुआ, वहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार स्थित हैं। वहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार स्थित हैं। यहीं पे असम मेघालय, असम मेघालय क्षेत्र, असम मेघालय क्षेत्र, आज सबसे पहले यहीं पे जो है पेट्रोलियम प्राप्त किया गया था। आपको पता है कि डिगबोई असम में वहीं पे खदान खोदा गया था, ठीक है, एग्जैक्ट जगह सर्च मार के आप लोग देख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो हिमालयी क्षेत्र है, ध्यान रखिए, हिमालयी क्षेत्र में चूना पत्थर, जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र है, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र जहाँ वलन अधिक नहीं पड़ा, वलन जहाँ पे अधिक नहीं पड़ा, उस क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो उस क्षेत्रों में यहाँ पे आप लोग इधर ही लिखिएगा, उस क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, प्लस में पेट्रोलियम के भंडार हैं, पेट्रोलियम के भंडार हैं। ये भारत का पहला पेट्रोलियम का कुआं यही डिगबोई असम में खोदा गया था, ठीक है। भारत लगभग मतलब भारत को मान लीजिए कि 100% भारत पेट्रोल का मतलब कि कच्चा पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम पदार्थ सॉरी मतलब कच्चा तेल जो है मंगाता है, तो उसका 2% भारत उत्पादन करता है, बाकी 98% विदेश पर निर्मित है, ठीक है। अब माना जाता है कि भारत में लगभग 85 से 88% कच्चा तेल विदेश से भारत आयात करता है, 85 से 88%, ठीक है। बाकी भारत अपना पूर्ति इस क्षेत्रों से करता है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे इस क्षेत्रों में, यहाँ से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, यहाँ पे कच्चा तेल, ठीक है। जो तटवर्ती क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र में जो पेट्रोलियम पदार्थ है, यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ पे केजी बेसिन इसको कहते हैं। कृष्णा गोदावरी मतलब यहाँ पे आपका है गोदावरी नदी और यहाँ है आपका कृष्णा नदी, इसी के बीच को बेसिन कहते हैं। तो यहाँ पे केजी बेसिन, यहाँ पे भी पेट्रोलियम पाया गया है, केजी बेसिन। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा तो मुंबई हाई, यहाँ पे मुंबई हाई से यहाँ से भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये वाला खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी से आप लोग ना यहीं पे नीचे लिखिएगा, बाद में इस मैप में भी डाल दीजिएगा लिख के, ठीक है। मैप में ऐसे करके लिख दीजिएगा, इस क्षेत्रों में चूना पत्थर, चूना पत्थर मैप से भी हो जाएगा, नीचे भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। मुंबई हाई, खंभात की खाड़ी, मुंबई बेसिन, यही मुंबई बेसिन है, यहीं पे मुंबई बेसिन, मुंबई बेसिन, इस सभी क्षेत्रों से जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस भी कहीं कहीं भंडार पाया जाता है इसी में, ठीक है, भंडार पाया जाता है। अब देखिए आगे आप लोग लिखिएगा, आगे आप लोग लिखिएगा इसी में महत्व में आगे लिखिएगा। हम इधर लिखते हैं अंडमान निकोबार में भी, अंडमान आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके नीचे लिखते चलिएगा। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में जो है वर्तमान में जब रिसर्च हुआ, ठीक है, तो यहाँ भी संभावना है, अंडमान निकोबार में भी संभावना है कि यहाँ प्राकृतिक गैस के बड़ी मात्रा में भंडार पाया जा सकता है। अंडमान निकोबार में यहाँ संभावना है कि प्राकृतिक गैस के, ठीक है, प्राकृतिक गैस के बड़ी मात्रा में भंडार पाया जा सकता है, ठीक है। इसी में बिहार का जो तराई क्षेत्र है उसी में पेट्रोलियम के परमाणिक भंडार मिला है, जहाँ कार्य भी प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे ये है बिहार, इसका जो ये तराई इलाका है, पहाड़ का निचला इलाका है, यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार पाया गया है, पेट्रोलियम का भंडार पाया गया। यहाँ पे कार्य भी प्रारंभ हो गया है, यहाँ पे जो है ना इसको निकालने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा बिहार वाले, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
तो ये रहा आपका कौन, टर्शियरी संरचना। तो टर्शियरी संरचना का महत्व किसके लिए है, टर्शियरी संरचना का महत्व में लिख लीजिएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए। इसका मुख्य रूप से महत्व प्राकृतिक और पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य महत्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए। ठीक है, तो टर्शियरी संरचना की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प के विभिन्न युग में हुआ। अवसादीकरण और निक्षेपण के कारण विस्तार हम लोग देखें कि ये हिमालयी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र, यहाँ से कहाँ से पेट्रोलियम और कच्चा तेल निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी यहाँ पे संभावनाएं हैं। ये मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ये क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अब एक लास्ट आ जाइए आपका, एक है आपका क्वार्टनरी संरचना। अब इसको मिटा देते हैं। अब आप लिख लीजिएगा क्वार्टनरी संरचना। क्वार्टनरी संरचना, देखिए क्वार्टनरी मतलब चतुर्थक। क्वार्टनरी में लिखिएगा यह संरचना मुख्यतः जलोढ़ मृदा के लिए महत्वपूर्ण है। यह संरचना मुख्यतः जलोढ़ मृदा के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत की सबसे उर्वर मृदा है। यह भारत की सबसे पहले क्वार्टनरी में शुरू से पहले लिख लीजिएगा, यह उत्पत्ति से लिख लीजिएगा। यह नियोजोइक महाकल्प में निर्मित संरचना है। यह नियोजोइक महाकल्प में निर्मित संरचना है। नियोजोइक महाकल्प में निर्मित संरचना है। और नियोजोइक महाकल्प के 2 चरण में है। ठीक है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो लिखिए नियोजोइक महाकल्प में निर्मित संरचना है जिसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल तक जलोढ़ की निक्षेप से हुई है। जिसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल तक जलोढ़ के निक्षेप से हुई है। तो नियोजोइक में कहाँ, तो प्लेस्टोसीन काल से लेके होलोसीन काल तक किससे हुई है, तो जलोढ़ के निक्षेप से हुई है। जलोढ़ के निक्षेप से इसकी उत्पत्ति हुई है। जलोढ़ के निक्षेप से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और यह एक नवीन संरचना है, इसलिए क्वार्टनरी है, जलोढ़ है, इसलिए यह क्या है, यह एक नवीन संरचना है। यह एक नवीन संरचना है, ध्यान रखिएगा, यह एक नवीन संरचना है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर विस्तार को देखिएगा तो एकदम बेहतरीन तरीके से एक मैप में समझ लीजिए इसका विस्तार। इसमें भी भारत का मैप बनाना पड़ेगा, शायद इधर चमकता भी है, इधर बनाते हैं। चलिए फटाफट बस यूँ ही समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, विस्तार और नवीन संरचना है तो थोड़ा इस क्षेत्रों को ठीक से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जो मैदानी भाग है ना, इस प्रकार से ये मैदान का इलाका है, ये मैदानी भाग है। उसके बाद ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है ना, तटीयवर्ती मैदान और मध्यवर्ती मैदान, यही है इसका विस्तारित क्षेत्र। ये हो गया मध्यवर्ती मैदान, जिसको गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे असम का मैदान, ये वाला असम का मैदान,
इसके अंतर्गत आता है। ये तटवर्ती मैदान इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। ये हो गया असम का मैदान, ये हो गया असम का मैदान। ठीक, ये हो गया तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तटवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान और असम का मैदान इसी में शामिल है। ये पूरा विस्तारित क्षेत्र है इसका। ठीक है, और ये मध्यवर्ती मैदान में आप ऊपर से आएंगे इधर से, हालांकि हम बाद में बताएंगे, आप लोग लिख सकते हैं। मध्यवर्ती मैदान में पहले भाबर क्षेत्र आता है, फिर तराई, फिर तराई के बाद बांगर, फिर खादर तथा डेल्टाई। नीचे आएंगे तो डेल्टाई क्षेत्र आता है। मध्यवर्ती में इसी में आएंगे ना, तो यहाँ पे पहले भाबर क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, बांगर, फिर खादर, फिर डेल्टाई क्षेत्र आता है। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र आता है। अब देखिए ये नवीन संरचना है ना, ये जलोढ़ मिट्टी है तो ये उपजाऊ भूमि हो जाएगा। क्या ये जलोढ़ मिट्टी है तो उपजाऊ भूमि हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जलोढ़ संरचना है तो ये उपजाऊ भूमि है। भारत का सबसे उर्वर क्षेत्र है ये। इसका महत्व में आप लोग लिख लीजिएगा, महत्व में सबसे उपजाऊ या उर्वर, उपजाऊ या फिर उर्वर है, या उर्वर है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या इसी क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि जहाँ उत्पादन अधिक होगा वहीं तो उर्वरता अधिक होगी, वहीं तो जनसंख्या अधिक होगा। ठीक है, इसीलिए ये नवीन संरचना है। नवीन मतलब क्वार्टनरी, मतलब लास्ट काल में हुआ है, सबसे लास्ट में हुआ है, इसीलिए इसको नवीन संरचना कहते हैं। ये मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या यही होगा। सबसे अधिक उत्पादन कृषि का इसी क्षेत्रों में होगा। तो ये किसके लिए जाना जाता है, ये उपजाऊ के लिए है, ये उर्वर के लिए है, ये कृषि के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें भारत का सबसे अधिक जनसंख्या भी इसी क्षेत्रों में रहती है। तो आप लोग अब क्या कीजिएगा, एक लिस्ट बनाइएगा, आप लोगों का होमवर्क रहा, एक लिस्ट बनाइएगा। क्या लिस्ट बनाइएगा, एक तरफ 8 संरचना लिखिएगा। हम आपको बता देते हैं क्या करना है। देखिएगा, एक आप लोग क्या कीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा संरचना और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। एक लिस्ट ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेगा आर्कियन संरचना, आर्कियन, यहाँ 1 नंबर दीजिएगा, 1 नंबर आर्कियन संरचना। आर्कियन संरचना का विस्तार आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे, और इसका महत्व। ठीक है, आर्कियन संरचना का विस्तार कहाँ कहाँ पे था, याद कीजिए। प्रायद्वीप भारत से लेके पूरा प्रायद्वीप भारत से हिमालय तक, प्रायद्वीपीय भारत से पूरा हिमालय तक, यानी कि यहाँ से लेके हम आपको एक ऐसे करके मैप बताए थे। ठीक है, ऐसे करके मैप बना दिए थे आपका, यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे मैदानी इलाका बन चुका है, समझाए थे वहाँ पे। इसका महत्व क्या है, यहाँ पे जो है परमाणु ऊर्जा खनिज की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण है, तो यह ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा खनिज। फिर दूसरा में आइएगा आर्कियन के बाद धारवाड़ का बताए थे कि कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिला। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्रों में हम बताए थे उड़ीसा और झारखंड, राजस्थान का इस इलाका में इसका विस्तार हम बताए थे। सॉरी, ये पर्वत वाला इलाका बताए थे ना। तो इसकी अब ये विस्तार हो गया, तो लिख दीजिएगा यहाँ विस्तार कहाँ कहाँ है। कॉपी में सब लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे लिख दीजिएगा विस्तार। ठीक है, अब महत्व क्या है, तो ये धात्विक खनिज के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे मैग्नीज, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। फिर आइएगा आर्कियन के बाद, धारवाड़ के बाद कुडप्पा संरचना कहाँ कहाँ है, तो हम आपको बता ही दिए थे। कुडप्पा यहाँ आंध्र प्रदेश के यहाँ पे है, और थोड़ा सा इसका यहाँ है, थोड़ा सा राजस्थान में यहाँ है कुडप्पा। इसका विस्तार यहाँ लिख दीजिएगा। महत्व में लिख दीजिएगा धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज उसमें पाया जाता है, धात्विक अधात्विक दोनों खनिज पाया जाता है। फिर आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन का विस्तार बताए थे कि ये विंध्यन संरचना का क्षेत्र है, इसे करके न विंध्यन, वो जो है सिर्फ अधात्विक खनिज, उसका विस्तार जो है लिख दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक था। हम उसमें बताए थे बिहार से लेकर गुजरात तक था।
ठीक है। महत्व उसका है कि वो सिर्फ आध्यात्मिक खनिज के लिए जाना जाता है। आध्यात्मिक खनिज में आप लोग लिख दीजिएगा चूना पत्थर न, एस्बेस्टस, उसमें जो है कि वो लाल बलुआ पत्थर, बालुका पत्थर जिसको कहते हैं, वो पाया जाता है, जिसका भवन निर्माण में बेहतर उपयोग होता है। महत्व में लिख दीजिएगा। इसी प्रकार आप लोग 8 लिख दीजिएगा एक लिस्ट में, ताकि सारा एक लिस्ट को ही पढ़ के पूरा समझ में आ जाए। ठीक है। तो भारत का भूगर्भिक संरचना और उसका महत्व आपको जहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे। अगर एक बार रिवीजन कीजिएगा ना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बस जुड़ने का, बार बार पढ़िएगा। अगर समझ में नहीं आएगा लिंक कीजिएगा उसको कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अपने क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार लिंक कीजिएगा ना, अपने सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपका ये संरचना क्लियर। अगले क्लास में आपको बताएंगे भारत का, ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन उसमें बताएंगे आपको हिमालय पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, ठीक है, उसके बाद मध्यवर्तीय मैदान, उसके बाद भारत के पास जो है अपना निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप से लक्षद्वीप यानी कि द्वीप समूह। तो भारत का विभाजन अगले क्लास में बताएंगे आपको। देखिए भारत के बारे में इतना गहराई से आप जान जाइएगा ना कि आप किसी के भी सामने भारत के बारे में पूछना स्टार्ट कीजिएगा ना, वो सिर्फ भारत में रहता है और आप भारत को जानिएगा, यही अंतर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना भारत का किस क्षेत्र की उत्पत्ति किस काल में हुई है, कहाँ कौन खनिज पाया जाता है, कहाँ प्राकृतिक गैस पाया जाता है, कहाँ पेट्रोलियम पाया जाएगा। क्या अब आप लोग पेट्रोलियम जाके बिहार में तो खोज सकते हैं, क्योंकि तराई क्षेत्र में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में जाके पेट्रोलियम खोजिएगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा। खेती करने के लिए अब हम जाएंगे, खेती करने के लिए पठारी भाग में तो होगा उपज? नहीं होगा। कहाँ जाएंगे खेती करने के लिए? मध्यवर्ती मैदान में। यही चीज़ें मतलब लागू भी करना है अपने जीवन में। अगर कोई काम करेंगे तो उसको लागू भी, अप्लाई, पढ़ेंगे तो उसको अप्लाई भी करेंगे जीवन में। अच्छा ये चीज़ें यहाँ है। ठीक है। और जहाँ कन्फ्यूजन हो एक बुक ले लीजिए आप लोग, उसको पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है। आप लोग सिंपली रूप से एक बुक ले सकते हैं, ये पेरियार प्रकाशन का आता है, शायद नवीन कुमार का बुक आता है, अभी उसका नया एडिशन आया है। मेरे पास ना ये वाला बुक है, ये पुराना वाला है, अभी इसका नया संस्करण बेहतर आया है, अरविंद कुमार का है। अरविंद कुमार का पेरियार प्रकाशन का आता है। ठीक है। अभी इसका नया प्रकाशन आया, बेहतर आया है वो, हम उसको पढ़े हैं। ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट थी, उसी का मतलब था तो हम काम चला लिए। बहुत सारा बुक है मेरे पास, कितना खरीदेंगे। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 10 बुक से भी ज़्यादा है। तो नया एडिशन पढ़ लिए, बस उसमें कुछ चेंजिंग है तो उसको आप लोग ले सकते हैं पढ़ने के लिए, बेहतर है वो इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अच्छे तरीके से अपना रणनीति बनाइएगा, जितना हम बोले हैं उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।